किसी हिंदू का दमन हो, साध्वी प्राची आवाज ना उठाए तो मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। राहुल गांधी को कांग्रेस के वकीलों ने ही हराया है। मनु सिंघवी एक नाम है उसका, क्यों केस नहीं लड़ा? कपिल सिब्बल क्यों केस नहीं लड़ा? और दूसरी बात मैं सच बताऊं, राहुल गांधी के जो वकील है ना, वो भी नासमझ से दिखाई दे रहे हैं। अरे वो एक बार कोर्ट में कह देते कि भाई ये बच्चा तो मंदबुद्धि है, उसकी तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, तो शायद माफ हो जाते। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान के झंडे लहराना, ये हरे झंडे, आखिर ये करना क्या चाहते? सरकार को इनकी मंशा जानने के लिए जरूर से जरूर इनकी जांच होनी चाहिए। केवल मोदी जी को टारगेट करना, मोदी जी जो कर रहे हैं ना भाई साहब, मैं समझती हूँ हिंदुस्तान का ये सौभाग्य है। मोदी कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो एक फरिश्ता है और देश को बचाने के लिए आए। 2024 में क्या हिंदू राष्ट्र की घोषणा बीजेपी करेगी? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है और आगे भी चांस बनी रहे जिस तरीके से विपक्ष की हालत है। तो क्या लगता है जो बागेश्वर धाम वाले बाबा मुद्दा उठा रहे हैं, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो हिंदुत्व से जुड़ा हर चेहरा मुद्दा उठा रहा है हिंदू राष्ट्र का, क्या वो संभव है 2024 में? देखिए भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सरकार 2024 में घोषणा करे ना करे, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं हिंदुत्व की मुखर और दबंग आवाज़ साध्वी प्राची जी। साध्वी प्राची जी कोई पहचान की मोहताज नहीं है, काफ़ी बड़ा नाम है अपने आप में, हिंदुत्व की एक अलग पहचान रखती हैं। और 2 लाइनों से मैं शुरुआत करूंगा। हम हाथों में मेहंदी नहीं, माथे पे तिलक लगाते हैं, बदनाम हम इसलिए क्योंकि हम हिंदुओं को जगाते हैं। तो हिंदुओं को जगाने में बदनामी किस बात की? और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, जो लोग सुबह 5 बजे से अपने इस्लाम को जगा रहे हैं वो तो बदनामी महसूस नहीं करते, लेकिन आज ऐसी क्या बात है जो हिंदुओं को जगाने में भी लोग बदनामी महसूस कर रहे हैं? जो लोग बदनामी महसूस कर रहे हैं रिंकेश भाई, वो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं वो दोगले लोग हैं। मुझे तो गर्व है हिंदुओं को जगाने में और मैं गर्व महसूस करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है किसी हिंदू का दमन हो, साध्वी प्राची आवाज ना उठाए तो मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। और मुझे पाप सा लगता है जब हम ये बताइए हिंदू समाज की रोटी खाते हैं, हिंदू समाज बड़ी श्रद्धा से हमें रोटी देता है और खाली रोटी नहीं खिलाता, घी में भिगो भिगो करके रोटी खिला रहा, ऊपर से दक्षिणा भी दे रहा है, सम्मान करता है। उस हिंदू समाज का अपमान आखिर मैं बर्दाश्त क्यों करूं? इसीलिए मुझे तो गर्व है, हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया और हिंदुस्तान में जन्म लिया। मैं तो अपने आप को गौरवशाली अपने आप को समझती हूँ। जी बिल्कुल, धर्म पे तो हर किसी को गर्व होना ही चाहिए और ये प्रेरणा है, धर्म एक प्रेरणा देता है कि हमको अपने धर्म को ही अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो राजनीतिक प्रकरण चल रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी का प्रकरण आपके सामने है, तो कांग्रेस का इल्ज़ाम है, आरोप है कि ये जो हो रहा है उसके पीछे मोदी जी का हाथ है। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है और मैं कहूँगी रिंकेश भाई, राहुल गांधी पे ना कुछ पूछा जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो मंद बुद्धि बच्चा है। लेकिन आपने क्वेश्चन किया, उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। राहुल गांधी को कांग्रेस के वकीलों ने ही हराया है। मनु सिंघवी एक नाम है उसका, क्यों केस नहीं लड़ा? कपिल सिब्बल क्यों केस नहीं लड़ा? और दूसरी बात मैं सच बताऊं, राहुल गांधी के जो वकील है ना, वो भी नासमझ से दिखाई दे रहे हैं। अरे वो एक बार कोर्ट में कह देते कि भाई ये बच्चा तो मंदबुद्धि है,
उसकी तरफ से हम माफ़ी मांग रहे हैं तो शायद माफ़ हो जाते। इतनी सी बात थी। शब्दों का ही तो हेर फेर करते हैं वकील। वकीलों का जो काम है, जिसको जिताना होता कैसे शब्द मजबूती से रखते हैं ना, बस इतनी सी बात कह देते। और मैं चीख चीख करके कितने दिनों से कह रहे हूँ, राहुल गांधी बच्चा है भाई, वो मंदबुद्धि बच्चा है, मत बात करो। मीडिया के लोगों को भी कहती हूँ उस पर ध्यान ही मत दो, वो तो लोगों का मनोरंजन का साधन बना हुआ है। अब आपने जैसा कहा मीडिया के लोगों को भी कहती हूँ उन पे ध्यान मत दो, लेकिन कांग्रेस तो मीडिया पे ध्यान दे रही है और बोल रही है मीडिया से अब तो आप कमल का फूल लगा के छाती पे घूमो, क्योंकि अब आप निष्पक्ष मीडिया नहीं रहे हो, आप कमल के फूल वाली मीडिया हो गए हो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब राहुल गांधी को सजा मिल गई तो मीडिया को भी उन्होंने उपाधि दे दी, कमल का फूल लगाइए। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी रक्षा और सुरक्षा करना सब हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य बनता है। एक सवाल ये भी है, राहुल गांधी को जो शिकायत है कि उनके मैटर में कुछ जल्दी ही न्याय की सुनवाई हो गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत से मैटर मानहानि के 10-10 साल तक खिंचते हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसको तो बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेके डिसीजन लिया गया है। तो अच्छी बात है ना, राहुल गांधी जी को ये खुश हो जाना चाहिए। मैं तो बड़ी खुश हूँ। ऐसे ही डिसीजन होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। जो कानून की जो प्रक्रिया चल रही है ना, वो बहुत धीमी चलती है ना, उससे लोग परेशान हो जाते हैं, बड़े हताश हो जाते हैं। कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते काटते इतना उदास निराश, जीवन में इतना परेशान हो जाता व्यक्ति। ये तो अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी डिसीजन उनको मांग करनी चाहिए कि देश के अंदर ऐसे ही डिसीजन जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अगर ये डिसीजन 2024 के बाद होते तो हो सकता है उनका सपना पूरा हो जाता 2024 में प्रधानमंत्री बनने का। आपने डिसीजन जल्दी क्यों? अरे भाई, वो मंदबुद्धि बच्चा है, क्यों नहीं समझ रहे। अभी आएंगे 2024 में मोदी जी ही, कुछ भी कह ले, कितनी लंबी चौड़ी यात्राएं, अब फ्री हो गए, खूब यात्राएं निकाले राहुल गांधी जी, कौन रोक रहा है। एक प्रकरण अभी बिहार का भी चल रहा है। जब बात आती है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, न्यायालय को खरीदा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को खरीदा जा रहा है, लेकिन वही लोग बिहार में जब मनीष कश्यप जैसे पत्रकार पे अन्याय होता है, नीतिपूर्ण तरीके से उनको गिरफ्तार किया जाता है, उन पर कई केसेस थोपे जाते हैं, तो वहाँ लोकतंत्र कहाँ से जिंदा हो जाता है? वहाँ क्यों लोकतंत्र का दम नहीं घुट रहा है? मेरा ये सवाल है आपसे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मनीष कश्यप हिंदुओं की आवाज़ बन करके मुखर होकर के बोलता है तो उसको तुम जेल में डालने का षड्यंत्र रचते हो, जेल में डालते हो, षड्यंत्र नहीं। तो राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? बिहार सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, ये दोनों सरकारें अन्याय कर रही है। मनीष के साथ उधर हो रहा है बागेश्वर धाम, और हमारे ठाकुर देव की नंदन जी के साथ कितना बड़ा अन्याय राजस्थान सरकार ने किया है। मैं कल चित्तौड़गढ़ से आई हूँ भाई, मैं खुलेआम बोल करके आई। उदयपुर में अगर उन्होंने कहा कि किलो के अंदर हरे झंडे नहीं होने चाहिए, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? हिंदुस्तान है ना, कोई राजस्थान पाकिस्तान में नहीं है। सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चरम पर पहुंच रही है और वहां भी हिसाब किताब होगा जल्दी। आज जब आपने उदयपुर की घटना का जिक्र किया, क्या अगर किसी संवैधानिक संस्थान पर हरा झंडा दिखता है और कोई उसका विरोध करता है, कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी इस देश में? करनी तो चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान के झंडे लहराना, ये हरे झंडे, आखिर ये करना क्या चाहते? सरकार को इनकी मंशा जानने के लिए जरूर से जरूर इनकी जांच होनी चाहिए। जब ऐसा है तो फिर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का विरोध क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों, उनके ऊपर FIR क्यों? ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो मैंने बताया ना पराकाष्ठा, केवल मुस्लिमों का एक मुश्त वोट। हिंदू तो बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है ना, कहीं ब्राह्मण मिलेंगे, कहीं ठाकुर मिलेंगे, कहीं त्यागी मिलेंगे, कहीं हरिजन मिले, तो ये तो एक नहीं है। और राजस्थान सरकार ये समझती है कि हम केवल मुस्लिमों के वोट बैंक से जीत जाएंगे। ये उनका, ये मैं समझती हूँ बचकानी सोच है।
आपने कहा हिंदू एक नहीं है, अगर हिंदू एक नहीं हो रहा होता तो 2014 के इलेक्शन मोदी जी कैसे जीतते, 2019 का इलेक्शन कैसे जीतते? मोदी जी के नाम पे हिंदू एक हो जाएगा, 24 में भी होगा, चिंता ना करिए। तो आपका ने मान लिया ना हिंदू एक हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे हो रहा है, इनको सबक सिखाने के लिए हो रहा है ना। कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा, कहाँ है कांग्रेस? आने वाले टाइम में ये जो थोड़े बहुत जगह दिखाई देता वो भी सब आगे की ओर है, चिंता न करिए। लेकिन राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं मोदी जी, ये तो गलत बात है। अरे भाई, इससे ज्यादा मौका क्या मिले? उनके सरनेम तक को उखाड़ दिया राहुल गांधी ने तो। और देखिए, ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी, इसको छोटी घटना ना लीजिए, हमें इस बात पर कि सबसे अमीर महिला का बेटा 2 साल के लिए उसे सजा हुई, सोचने के लिए मजबूर। सजा नहीं, जमानत पे बाहर ही घूम रहे हैं। पे बाहर घूम रहे हैं, चिंता न करिए, वो समय भी आएगा। सदस्यता रद्द हो गई, और क्या चाहिए? कह रहे हैं राहुल गांधी से सरकार को इतना डर लग रहा है कि उनके माइक बंद कर दे रहे हैं, अगर हम अडानी का मुद्दा छेड़ रहे हैं तो हमें जेल करवा दे रहे हैं। तो क्या बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है क्या राहुल गांधी जी पे? क्या राहुल गांधी जी को न्यायालय पे विश्वास नहीं है? देखिए, क्योंकि सजा तो न्यायालय ने सुनाई है, मोदी जी ने तो नहीं सुनाई है। आपके चैनल पे बैठ के मुझे हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि राहुल गांधी को विश्वास नहीं, कतई भी विश्वास नहीं है। राहुल गांधी को नहीं, पूरी कांग्रेस को ही न्याय पर विश्वास नहीं है भाई। न्याय प्रणाली पर वो आक्षेप करते हैं, बार बार उंगली उठाते हैं, तो इनको वास्तव में ही न्याय प्रणाली पर इनको विश्वास नहीं रहा। उसका कारण है क्यों, वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 70 साल तक देश में कितने बड़े बड़े गड्ढे किए, देश में क्या क्या नहीं किया। अब वो सुख, वो ऐश आराम, वो इनको अंदर से ग्लानि फील होती, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। केवल मोदी जी को टारगेट करना, मोदी जी जो कर रहे हैं ना भाई साहब, मैं समझती हूँ हिंदुस्तान का ये सौभाग्य है। मोदी कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो एक फरिश्ता है और देश को बचाने के लिए आए। क्या हालात थे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, कितने दंगे हुए थे, आज एक भी दंगा नहीं हो रहा है। ये सब कांग्रेस की देन थी, ये सब सोनिया गांधी की देन थी। तब क्यों नहीं बोलते जब इस बात पर पूछते हैं, क्यों जवाब नहीं देते? वो केवल मोदी जी को टारगेट, मोदी जी को टारगेट। जवाब तो वो दे रहे हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम वीर सावरकर नहीं हैं, हम गांधी हैं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर वो माफ़ी मांग लेते तो आज 2 साल की सज़ा भी नहीं होती और सदस्यता भी नहीं जाती, लेकिन वो वीर सावरकर नहीं है ना। वो तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था ना, मंदबुद्धि बच्चा है, ना पूछो इससे तो अच्छा है, इसके बारे में कुछ ना पूछो तो अच्छा है। वो तो बेचारा मंदबुद्धि बच्चा है। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में शादी नहीं कर पाई सोनिया गांधी राहुल गांधी की। अच्छा था उसका घर बसा देते तो बहुत अच्छा होता। आपने कहा शादी नहीं कर पाई, कहीं एमयू साइन कर रखा उन्होंने शादी का भी कहीं पे चीन की तरह? फिर हाँ, हो सकता है ये भी जो आप कह रहे हो ये भी सच निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है, ये भी हो सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सहमत हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जिस तरीके से आप ट्विटर पर ट्रेंड चलाती हैं, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भी उतने रिट्वीट नहीं आते हैं वेरीफाइड अकाउंट पे भी, लेकिन आपका एक अलग ही ट्रेंड चलता है। क्या आप भी चुनाव की तैयारी कर रही हैं 2024 में? जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को भोपाल से चुना गया टिकट के लिए, क्या आपको भी इस बार बीजेपी कहीं से चुन सकती है आशा आपको? देखिए, ये तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जनता का मुझे बहुत प्यार मिलता है और इस जनता के प्यार को पाने के लिए बहुत संघर्ष भी किया मैंने। रिंकेश भाई, जरा याद करो, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, मेरे संघर्षों की अगर कोई किताब लिखने लगे तो शायद उस किताब में पढ़ कर के लोग रोने लगेंगे। याद करो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आजम खान ने वाल्मीकियों के, दलितों के घर तोड़वाए थे। हिंदुस्तान में ना कोई हिंदूवादी नेता बोला था उस पर, जाने की तो बात छोड़िए, कोई नहीं बोला था, ना कोई नेता, ना ही कोई हिंदूवादी नेता, कोई नहीं आया था। मैं हैदराबाद से सीधी रामपुर के अंदर गई थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस थी उत्तर प्रदेश, पूरा प्रशासन उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के दिल्ली गाजियाबाद से लेकर के डासना टोल से लेकर के रामपुर तक
चप्पे चप्पे पर पुलिस थी भाई। और मैं पहुंची थी, मैंने घोषणा की थी, आजम खान तूने वाल्मीकियों के घर तोड़ने की जो ये षड्यंत्र रचा है, वाल्मीकियों को मुगली टोकी, ये जालीदार टोपी पहना करके सड़कों पर बैठा दिया था। वो बेचारे भीख मांग रहे थे सरकार से, अखिलेश से, कह रहे थे कि हमारे घर ना तोड़े जाए, हम गरीब आदमी। किसी ने नहीं सुना। मैंने घोषणा की, मैं निकली, सुबह हैदराबाद से आई और रात के 1 बजे के आसपास में पहुंची थी। मीडिया का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उस दिन जिंदा बच गई। काश मैं पुलिस के हत्थे चढ़ जाती तो शायद मेरी एक भी हड्डी साबुत ना मिलती। जो हालात थे, मैंने संघर्ष किया है। साध्वी प्राची खाली बोलना और जवाब देना, भाषण देना ये नहीं है। मैं केवल संघर्ष करती हूँ हिंदुओं के लिए। हिंदुओं पर कोई परेशानी आती, कोई दिक्कत आती है, चुनाव लड़ना मेरे जीवन का मकसद नहीं है। मेरा मकसद है केवल मेरा हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुत्व के लिए मैं जीवन भर कार्य करती रहूँगी जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद है। लेकिन साध्वी जी, आपने देखा नुपुर शर्मा मुखर होकर बोल रही थी और उन्होंने इतना बड़ा कोई क्राइम भी नहीं किया था, तब भी आज उनकी ये दशा कि घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। टाइगर राजा सिंह हैदराबाद में, वो भी हिंदुत्व के चेहरे हैं, तो उनके साथ भी क्या किया? बीजेपी ने साथ छोड़ दिया ना। क्या आपके साथ भी बीजेपी कहीं ऐसा नहीं कर सकती? आपको विश्वास है बीजेपी आपके साथ ऐसा नहीं करेगी? कर सकती है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। क्या भगत सिंह को पता नहीं था कि उनको फांसी का फंदा मिलेगा? मुझे भी विश्वास है। साध्वी प्राची के साथ भी क्या हश्र हो सकता है। बहुत सारी धमकियाँ, मुझे कितनी धमकियाँ मिली भाई। नुपुर शर्मा का समर्थन करने से, सरतन से जुदा करने की बात, पूरा लेटर मेरे आश्रम पे मिला। मुझे आज तक सिक्योरिटी नहीं मिली। मैंने दोनों सरकारों को दिया, ऐसा नहीं, उत्तराखंड को भी, यूपी को भी एक एक गनर दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मौत तो आएगी, निश्चित आएगी। संसार की कोई ताकत मौत को रोक नहीं पाएगी। संसार की कोई ताकत मौत को नहीं रोक पाएगी, लेकिन बीजेपी का ये स्टैंड कहाँ तक सही है? जब उनके लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो तभी बीजेपी सबसे ज़्यादा दूर हो जाती है अपने लोगों से। अब देखिए भैया, ये बीजेपी का विषय है ना, मेरे से ना बुलवाओ। रिंकेश भाई तो अच्छा है। चलिए आखिरी सवाल पूछते हैं। 2024 में क्या हिंदू राष्ट्र की घोषणा बीजेपी करेगी? क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है और आगे भी चांस बनी रहे जिस तरीके से विपक्ष की हालत है। तो क्या लगता है जो बागेश्वर धाम वाले बाबा मुद्दा उठा रहे हैं, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो हिंदुत्व से जुड़ा हर चेहरा मुद्दा उठा रहा है हिंदू राष्ट्र का, क्या वो संभव है 2024 में? देखिए भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सरकार 2024 में घोषणा करे ना करे, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। उसका कारण है, बताइए भाई। आप सब यहाँ पर जब देश का विभाजन हुआ 47 में, किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था ना। उन्होंने मांग की थी हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, तो उनको टुकड़ा दे, एक मेरे देश का टुकड़ा, मेरे देश का हिस्सा कटा, पाकिस्तान उनको दे दिया था ना। जब उनको पाकिस्तान दे दिया था, पाकिस्तान उनका देश है, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मांग हिंदूवादी नेताओं ने, हिंदूवादी संगठनों ने 1947 में क्यों नहीं की? अब 2022 आते आते ये मांग क्यों उठ रही? हमारा जन्म नहीं हुआ था भाई उस समय, सन 47 में। हम अब आए हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, हमें लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हिंदुओं के साथ अन्याय कब तक होगा? मैं चित्तौड़गढ़ में होके आई हूँ कल ही, मैंने देखा कोई किले के अंदर, वहाँ चित्तौड़गढ़ का जो किला, कोई मूर्ति ऐसी नहीं जो उन जालिमों ने, उन जिहादियों ने उनको तोड़ा नहीं हो। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर, सब खंडित कर रखी है। तो इनके अत्याचारों को पढ़ करके ही हमारे दिल में एक उत्सुकता हुई, एक प्रेरणा हुई, तो हमने ये बात उठाई। जीवन रहेगा, मुझे विश्वास है। 2024 से पहले नहीं तो 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र तो घोषित होगा, ये मुझे विश्वास। धन्यवाद हमारे चैनल पर अपनी बात रखने के लिए। तो आपने सुना हिंदुत्व के मुखर चेहरा साध्वी प्राची जी को, और आप उनके विचारों से कितने सहमत हैं? क्या आप भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? मनीष कश्यप पे भी उन्होंने अपने विचार रखे। आपके क्या विचार हैं? आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।